फ्यूचर इंडिफिनिट आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, किसमें? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट अगर आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कितने टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो बाकी आपको बता दिया गया। एक बार फिर सुन लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परिवर्तन नहीं करते। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाए तो उसमें बीइंग लगा देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। और साथ साथ अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी दिया गया हो एक्टिव वॉइस में तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही अगर हो एक्टिव वॉइस तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो टोटल कह सकते हैं आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी अगर ये नहीं बनते हैं तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जिस भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका मतलब है कि उस टेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब हो वो ऐसे ही रहेगा, जो मेन वर्ब के साथ लगते हैं वो वैसे ही लगेंगे। तो पहला जो हमारा नियम है इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना। अब हमें नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, बल्कि इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना। अब वो इंडेफिनिट आपके तीनों टेंस में है तो हम तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि जो है, और कैसे इंडेफिनिट पहचाने ये भी आपको क्लियर है। इसलिए आप जो है केवल ये देखिएगा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी इंडेफिनिट का अगर हो, इंडेफिनिट का अगर हो, इसको हम शॉर्ट में एक सारणी बना सकते हैं कि अगर एक्टिव हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा इंडेफिनिट का केवल आपको ध्यान ही देना है, किसका नहीं होता है इंडेफिनिट, किसको बना, किस में बना देंगे? इंडेफिनिट का किस में चेंज हो जाता है? कंटीन्यूअस। चाहे जिस टेंस का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो उसी टेंस के किस में चला जाएगा? कंटीन्यूअस में। और अगर कंटीन्यूअस आ जाता है, कंटीन्यूअस आ जाता है, यहां ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रेजेंट का और पास्ट का, फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट और पास्ट का अगर आ जाता है तो कंटीन्यूअस के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। उसी तरह से अगर परफेक्ट हो, परफेक्ट चाहे जिसका हो, वह जो है आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट 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 कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, परफेक्ट
कंटिन्यूअस आ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, तो इनडेफिनिट का किस में बदलेंगे? कंटिन्यूअस, यानी जिस टेंस का इनडेफिनिट होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ? यस। अब हम करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने का जो पहला नियम है, ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट में, ये शॉर्ट रूल। ओके विद्यार्थियों, आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है, इसका रूल क्या है। ये तो अभी हमने टेंस के बारे में पढ़ा, अब इसका एग्जांपल हम भी समझते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के जो बेसिक रूल है, पहला है टेंस। पहला क्या है? टेंस। आप क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस चेक करेंगे। पहला है टेंस, टेंस चेक करेंगे कौन सा टेंस है। दूसरा है ऑब्जेक्ट सर्च करना। तो अभी हम टेंस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए, लेकिन एग्जांपल से हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट सर्च करना। अगर ऑब्जेक्ट क्या है कि कर्ता किसी कार्य को किसके लिए कर रहा है, या कर्ता किसी वाक्य में क्या कर रहा है। अगर आपको क्या का आंसर मिल जाए, अगर आपको क्या का आंसर मिल जाए तो जान लीजिएगा वह आपका जो है ऑब्जेक्ट है। जो क्या का आंसर होगा वही क्या होगा, उसका वह वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह समझ लीजिएगा उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य में जो वर्ब जो यूज हुआ है, अगर वह वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, अब वह ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, तो हम टेंस चेंज के बाद पहले जो है ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? जो दूसरा है ऑब्जेक्ट, कर्ता जिस कार्य को जिसके लिए या कर्ता किसी कार्य में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर इसका आंसर मिल जाता है तो जो आंसर होता है वही उस वाक्य का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? वे सभी ऑब्जेक्ट जिनका उत्तर क्या से मिल जाए। किससे मिल जाए? क्या। क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला क्या नहीं, बल्कि व्हाट से मिल जाए, वह सभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होते हैं। और जिस भी ऑब्जेक्ट का उत्तर होम से मिल जाए, फॉर होम, किसके लिए या किसे से मिल जाए, किसको या किसे से मिल जाए, तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगभग कहा जाता है कि जो 100% श्योर तो नहीं है, श्योर मतलब कंफर्म नहीं होता है, ग्रामर में लिखा गया है, किसी ग्रामर से, हाई स्कूल की ग्रामर आप लीजिए या इंटर के भी ग्रामर में कहीं कहीं देखने को मिलता है, प्रिपरेशन की किताबें जो ग्रामर की आती है उसमें भी कहीं कहीं देखने को मिला कि उसमें कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं, यानी जो सजीव जब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है? कि जो निर्जीव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो लेकिन इसका एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है। कभी कभी हम सजीव को भी एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे हम यह पता लगाएं किसी वाक्य में कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो कैसे जो है हम, या किस ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस
बनाएं या पैसिव वॉइस बनाते समय किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो पहला क्या है आपका रूल है, अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट, पहले समझ लेते हैं। जैसे ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। अब इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप व्हाट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? व्हाट लगा दीजिए। अगर आप पूछें व्हाट डिड ही गिव, उसने क्या दिया? ए बुक। ए बुक। तो व्हाट का आंसर मिला? यस सर। तो व्हाट ए बुक कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ आपका? डायरेक्ट। अच्छा, अगर हम इसको पूछें इस तरह से, whom did he give a book, उसने किताब किसे दी? ही। उसने किताब किसको दी? मुझे। तो किसे दिया, किसको दी? यह कौन सा ऑब्जेक्ट आपका हुआ? इनडायरेक्ट। तो अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो करते क्या है, यदि हम, अच्छा, अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो पैसिव वॉइस बनाते समय केवल एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, केवल एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ये पता लगा लें कि अगर हम सब्जेक्ट इसमें से किस ऑब्जेक्ट से बनाए, यानी पैसिव वॉइस इन ऑब्जेक्ट्स में से किन ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में करें सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो कौन सा सबसे अच्छा होगा। इसका पहचानने का तरीका यह है, इसका यूज करने का तरीका यह है कि जो दूसरी डेफिनेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यदि जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने या न करने से, यदि जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में करने या न करने से वाक्य के अर्थ पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े, यदि जिस ऑब्जेक्ट का वाक्य में प्रयोग करने या न करने से वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको हटा दें और ये पूछें ही गेव अ बुक, उसने एक किताब दी, एंड ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, दोनों के अर्थ में कोई विशेष अंतर आ रहा है। ही गेव अ बुक, उसने किताब दी, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी, यानी उसने किताब दी तो भी क्लियर अर्थ है और उसने मुझे किताब दी तो भी अर्थ क्या है? क्लियर है। तो इसका मतलब है अगर हम को यूज करें या ना यूज करें, इससे कोई वाक्य के अर्थ पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला, वाक्य के अर्थ पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर हम ए बुक हटा देते हैं, जैसे ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो तुरंत प्रश्न आ जाएगा क्या, यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, इस पार्ट को, तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा। अर्थात यह ऑब्जेक्ट जो होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग न करने पर वाक्य का अर्थ पूरी तरह से क्या हो, बदल जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यानी जिसका, आप ध्यान दीजिएगा, जिसका वाक्य में प्रयोग हो या ना हो, विशेष कोई अर्थ नहीं होगा, तो उससे कोई मतलब होता है नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिए गए हों किसी वाक्य में, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप पैसिव वॉइस उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं तो अच्छा माना जाता है। इसका जो पहला नियम है, लिखेंगे कि यदि आप लोग लिख लीजिएगा, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जा रहा हो, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जा रहा हो, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर जोड़ देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो अगर हम देखिए पहला जो कह रहा है, एग्जांपल देख लीजिएगा, ही गेव मी अ बुक, मैंने कहा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा हो पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि वाज कैसे आ गया, गिवन कैसे आ गया। आप ये टेंस आपने नहीं पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाने लगे, क्योंकि